नाज़रीन, आज बात करेंगे इंसानी हकूक के अलंबरदार तवाना आवाज, यंग वकील, बहादुर नडर लड़की ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी और इनकी शोहर हादी अली छट्टा, जिनके पास इस्लामाबाद में वो केसेस मौजूद है जिससे पिंडी और बड़े बड़े इदारों के काम पे टांग जाती है। यानी कि बलोच लापता अफराद का केस, मिसिंग पर्सन का केस, डॉक्टर महारंग बलोच का केस, लापता सहाफी मुदस्सिर नारो का केस, सरदार अख्तर जान बेंगल का केस, और इस तरह इस्लामाबाद में जो भी हकूमती फस्तायत या एस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत का शिकार है वो तमाम केसेस ईमान मज़ारी के साथ है और वो अदालतों में वो लड़ती रहती है। ईमान मज़ारी की पिटीशन के बदौलत अब बलूचिस्तान के तकरीबन 70 के करीब वो तालिब इल्म, वो तलबा जो जिसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरसगाहों से उठाया गया था, उनको वापस लाने पर हुकूमत मजबूर हो गई। अगर ईमान मज़ारी वो पिटीशन दायर ना करती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इतना सख्त ऑर्डर ना करते, और अगर वो इतना सख्त ऑर्डर ना करते या डायरेक्शन ना देते शायर अहमद फराद केस में भी, तो फिर वो लार्जर बेंच भी नहीं बनना था और फिर ये जो हुकूमत है उनकी यकीन दहानियां भी नहीं होनी थी। बल्कि हमारे सामने मौजूद है मिसाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है, साबिक वजीर आजम इमरान खान के तर्जमान इंतजार पंजोता जब से लापता है, वो केस जिसके पास है चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब के पास है, उसमें वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी नहीं है, अली बुखारी साहब या दीगर है। लेकिन इतने दिनों के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की वही पुरानी कहानी, वही पुराना ड्रामा सीन कि हमें नहीं पता, हमें 2 दिन दे, हमें 1 दिन दे। अटॉर्नी जनरल ने आज लाजमी कहा कि सर जी जुम्मे तक, यानी कि अटॉर्नी जनरल को पता है कि इंतजार हुसैन पंजोता किधर है। ये मामलात है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ईमान मज़ारी को गिरफ्तार किया गया था और वो गिरफ्तारी ऐसी थी कि आजकल वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी बड़ी मजाक बनाया गया। सिर्फ जो जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुकदमा है या 780 है उसका भी मुकदमा मजाक बनाया गया। अगर मैं और इब्राहिम यहाँ पे सामने खड़े हैं और हम इब्राहिम को ये पुलिस के जो नीली वर्दी है मुंशी है उसमें है और मैं कोई भी शहरी हूँ, थोड़ा सा उनको पसंद ना हो या जो भी मुखालिफ ग्रुप से हूँ, मैं कहूँगा इब्राहिम मैं तुझे देख लूंगा यार, ये तूने गलत काम क्यों किया, तो मैं सबसे बड़ा दहशत गर्द दूंगा। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये खवातीन है, यानी कि जिस तरह इमरान खान की बहनों के ऊपर बारूदी मवाद डाला गया कि वो पार्लियामेंट को उड़ा रही थी। मैंने कहा उसने अपने घर में खाने को नहीं उड़ाया होगा, कोई पूरे पूरे प्लेट को पार्लियामेंट को उड़ाने के चक्कर में साहब ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है कि जिस तरह ईमान मज़ारी साहिबा के आपने सारा एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई। जिस दिन ये वाकया हुआ है मैं बैकग्राउंड बता दूं आपके भी और अपने नाजरीन के लिए, और साथ में उसके बाद आपने जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई उसके हवाले से आप आगाह करिएगा। देखिए जिस दिन ये सारा मामला हुआ उस दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पिंडी में रावलपिंडी टेस्ट हो रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ से निकले, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से जा रहे थे, वहाँ पे बैरियर लगा था। मैंने जिस दिन ये मामला हुआ मैंने रात को कॉल की दोनों मियाँ बीवी को। पहले उन्होंने अटेंड नहीं की, फिर उनकी तरफ से मुझे कॉल है, मैंने दोनों का मौक़िफ़ लिया कि क्या हुआ था मामला। अब यहाँ पे हम मीडिया की जो देखें कि किस तरीके से यकतरफा उन्होंने रिपोर्टिंग की और एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की कि जिस तरह ईमान मज़ारी और आदी अली चट्टा जो हैं उनकी तरफ से किस तरह पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और धमकियाँ दी गई। हुआ ये कि वो उनके बकौल उनके कि हम आए, वहाँ पे रोड रुका हुआ था, हमने किसी केस में पेश होना था, कोई इंपॉर्टेंट केस था, बेल की एप्लीकेशन शायद, तो वहाँ पे ईमान मज़ारी कहती है मैं उतरी, मैंने जाके बात की पुलिस वाले से, उनको मैंने कहा कि कब तक खोलेंगे, उन्होंने कहा जी 5 मिनट तक हम खोल देंगे। कहती है कि 10 मिनट गुजर गए, 10 मिनट बाद जब नहीं खोले तो हम वापस दोनों आए, हमने कहा हमें देर हो रही है, हमें रास्ता देते हैं आप। कहती है इसी बात करते करते मैंने बैरियर हटाया, तो जो पुलिस वाला था उसने गुस्से से आके बैरियर को फेंका जो जहाँ उनको आके यहाँ पे लगा। तो जिसके हुआ ये कि वो कह रही कि मुझे शायद फ्रैक्चर हो गया, मुझे स्वेलिंग हो गई है वहाँ पे, बाद में उन्होंने मेडिकल वगैरह भी करवाया, तो इस ये बात हुई जिसका मेडिकल आज कोर्ट में भी दिया। तो हादी अली चट्टा साहब जो हैं उनको जाहिर है गुस्सा तो आता है, मैसेज हो और आप बेजा किसी को भी इतना गुस्सा कर। मुझे इब्राहिम ये समझ नहीं आ रही कि यार पूरी दुनिया में हुकूमतें हैं, पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल है, पूरी दुनिया में चीजें हैं, लेकिन हमने किस अंधेर नगरी चौपट राज में हम रह रहे हैं।
آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، شہباز شاہ جاتے ہیں، چل پوری سڑک کو بند کر، پاکستانی عوام گئے باڑ میں، پاکستانی جتنے لوگوں نے ذلیل ہونا یہ گئے باڑ میں، ڈی آئی جی صاحب نے، آئی جی صاحب نے جانا ہے، نقوی صاحب نے جانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کسی چہیتے نے جانا ہے، کسی جج نے جانا سر ہے، جی بند کرو بھائی دروازے. عام سی بات ہے، عام سی ایک بات ہے، معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آئی جی صاحب اس وقت اسلام آباد پاکستان کا ایک سب سے محفوظ سمجھے جانے والے شہر کا آئی جی ہیں، اور وہ بھی خود بلٹ پروف گاڑی میں گھوم رہے ہیں. جی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت سیکورٹی صورتحال کیسی ہے. جس طرح ایمان کی میں بات کر رہا تھا، پھر انہوں نے یہ ساری میڈیکل رپورٹ وغیرہ لی، ان کو جانے نہیں دیا گیا، پھر وہ لڑائی جھگڑا ہوا اور انہیں پھر جو ہے ہاتھا پائی بھی ہوئی وہاں پہ. اب دیکھیں یہ والا معاملہ ہوا، لیکن جس وقت اگلے دن میڈیکل رپورٹ تیار ہونے کے بعد جس وقت ایمان مزاری اور ان کے شور میڈیکل رپورٹ لے کر ایف آئی آر درج کرانے کے، وہاں پہ ان کی ایف آئی آر کی درخواست نہیں وصول کی پولیس نے، اس کو کسی ادارے نے رپورٹ نہیں کیا. اور وہاں پہ ایمان مزاری کے اوپر یا ان کے عادل چٹھا کے اوپر جو کچھ ہوا کسی نے رپورٹ نہیں کیا. اور دوسری چیز جو پولیس نے ان کو دھمکیاں دی، کسی نے رپورٹ نہیں کیا. عادل چٹھا نے یہ ان کو 2-3 دیے رسید کیے تھپڑ، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو باتیں کی وہ تو رپورٹ ہو گئی. لیکن جو عادل علی چٹھا کے کو جواب میں سننا کہتے ایمان مزاری کہہ نہیں تھی کہ اتنی گندی گندی اس بندے نے ہمیں گالیاں دی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک سرکاری افسر اس طرح تو آپ کو پتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا رپورٹ ایمان مزاری جو ہے نا وہ کسی کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے سرماؤں اور بڑے بڑے فرعونیت کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ کیوں سامنے کھڑی ہے، آگے کیوں کھڑی ہے. جو جن لوگوں کو ہم اٹھاتے ہیں یہ وہاں سے اپنی خرچے پہ پہنچ کے تو کیس لڑتی ہے عدالتوں سے. دوسری چیز حیران کن طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان ایسے ہیں جن کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، ان کے فری آف کاسٹ انہوں نے کیسز لڑے ہیں. رات کو اظہر مشانی صاحب کا ٹویٹ بھی تھا کہ ہمیں اس وجہ سے ہمیں ان کا جو ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ابھی بھی شاید ہوں، لیکن جو جس طریقے سے یہ نامعلوم افراد جس طرح لوگوں کو اٹھاتے ہیں ابڈکٹیز کے حق میں، جس طرح یہ کیسز لڑتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کی وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے عثمان ایک چھوٹا بچہ تھا وہ بابر ستار صاحب کے پاس کیس لگا، ان کا کیس ہی نہیں کے پاس تھا، ایمان مزاری صاحب بالکل. پھر احمد فراز صاحب والی کیس کی آپ نے بات کی انہی کے پاس. اڈیالہ کا جو عمران خان کے سہولت کاری کا الزام ہے، محمد اکرم وہ کیس انہی کے پاس ہے. صداقت اختر منگل کا کیس کسی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ انہی کے پاس ہے. بلوچ طلبہ کا ہے وہ ادھر ہی ہے. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا کیس ابھی ادھر ہی ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں، یہ ایمان مزاری ہمیشہ ان کا ایک مجھے مشن نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ابڈکشن والا سارا معاملہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو اسی طریقے سے ختم کیا جائے. ان کا فوکس بھی ہے. آج یہ بھی دیکھیں نا، جو پروسیکیوٹر صاحب ہے وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں 30 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے. یہ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا، وہاں کا سارا یہ اب جو ہے وہ 30 دن کا ریمانڈ آپ کو کس لیے چاہیے؟ کیا ایمان مزاری کو یا ہادی علی چھٹا کو آپ نے بلوچستان کے بی ایل اے کیمپ سے پکڑا ہوا ہے؟ کل کی ایک ویڈیو میں چلا دوں ذرا، وہاں سے جو ویڈیو آئی ہے کہ وہ کرنل سجاد صاحب ہے، وہ لوگوں کو افغانیوں کو کیسے اٹھا کے اور وہ بندوقی دیتے ہیں، بائکس دیتے ہیں، 35,000 مہینہ دیتے ہیں کہ فلاں کمپنی والے کو مارنا ہے، فلاں ٹھیکیدار کو مارنا ہے. وہ لوگ بھول جائیں گے پھر. آپ نے ایمان مزاری کو ان کے گھر سے اٹھایا، آپ نے ان کے ہسبینڈ. اور دوسری بات ہے کہ اتنی جلد بازی کیوں ہوتی ہے کہ آپ صبح سویرے جا کے گھر کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں؟ آپ نے اگر گرفتار کرنا ہے تو ادھر ہائی کورٹ کے باہر گرفتار کرے نا. آپ نے اگر گرفتار کرنا ہے تو کسی بھی سڑک کے اوپر، جس سڑک کے اوپر آپ نے رولا ڈالا ہوا ہے تو ادھر گرفتار کرے. آپ کو گھر کے دروازے توڑنے کا، گھر میں گھسنے کا اور وہاں سے لوگوں کو اٹھانے کا اختیار کس نے؟ ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ جج کون ہے جنہوں نے ہاتھ سماعت کی ہے؟ سر انسدادی دہشت گردی عدالت میں ماشاءاللہ 2 ایسے کمپیٹنٹ ججز رکھے ہیں نا، ایسے کمپیٹنٹ ججز کہ اس کو بھائی 100% ان کی دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیکیوٹر ہے یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ جو پولیس والی تفتیشیں جو بتا رہی ہے بکواس کرے، لیکن اس نے پھر بھی دینا ہے جسمانی ریمانڈ. جج صاحب کا نام ایک سائفر جج ہے ابوالحسن ذوالقرنین صاحب اور دوسرا ہے طاہر عباس سپرا صاحب. اچھا مجھے بتائیں کہ ایمان مزاری صاحبہ کا کیس کس کے پاس؟ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کے پاس ہی ہے. کل کیا ہوا؟ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی ہسٹری آپ بتائیں. یہ میں آپ کے آڈینس آپ بتا دیں. سر یہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے سائفر کا فیصلہ دیا. وہ تو ایک الگ آ گیا معاملہ، کس طرح بڑا پریشر تھا. اس کے بعد مارچ کے اندر عامر مغل صاحب کی ضمانت ان کے پاس لگی، ٹھیک ہو گیا. ضمانت ان کی لگی، وہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا گیا جی کہ عدالت کے اندر انہوں نے ریمارک دی کہ ضمانت منظور ہو گئی ہے. اس پہ میں کہانی بتاتا ہوں.
हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद के सदर है आमिर मुगल, उनकी जमानत लगी थी वहां पे, उन्होंने कहा ठीक है जमानत मंजूर हो गई। अच्छा, जैसे आमिर मुगल की वकला कोर्ट से आ रहे ना, तो कुछ ए वाले समझ गए ना, मुख्तदिरा खास लोग, वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के पास मुलाकात के लिए पहुंच गए। अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो वकील आ रहा है, और वकील भी जाना पहचाना है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका भी। वो उन्होंने किया ये कि वकील साहब निकल गए, वो अंदर जज के पास गए, जज ने उधर फौरन फोन किया, वो फलां पहुंच वापस, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ वापस आ जाओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा, उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा, वो उधर बैठे हुए मुझे उठा लेंगे, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। वो वकील साहब जो है वो हमारे बड़ा अच्छे दोस्त है, वो टीसी से आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठे रहे छत के ऊपर कैंटीन के ऊपर, जो कि मैं साथ था उसके, तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई। अच्छा, हम चाय पी रहे तो उसको दोबारा कॉल आई कि भाई वो आपको बुला रहे क्या आप आए, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। अच्छा, पीछे से ऑर्डर शीट है जमानत खारिज। अब जमानत खारिज हुई, वो वाला मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास और जस्टिस अरबाब साहब के पास जी। वहां पे उन्होंने जिस वक्त ये देखा, ये उनको पता चला कि इस तरह का कंडक्ट किया है, उस वक्त उन्होंने एक नोट लिखा अपने फैसले के अंदर और इंस्पेक्शन टीम को भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद फुल कोर्ट बैठी, फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि उनकी खिदमत वापस लाओ और जुडिशरी को वापस करें। ये साइफर में भी जस्टिस गुल हसन साहब ने कहा था। बिल्कुल। अब ये वाला मामला हुआ। अब दूसरा, ये जब हाल ही में डी चौक में एहतजाज की कहा थी शेर अफजल मरवत और एमएनएस पार्लियामेंट के अंदर से जो एमएनएस गिरफ्तार किए थे, उस पे भी सबको कहा ये इसको 8-8 रोजा, जिसमें 8-8 रोजा। आजम स्वाति साहब को रात को 9 बजे इन्होंने 9 दिन का रिमांड दे दिया। उसको चैलेंज किया अली बुखारी साहब ने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ही दोबारा, जिसका मियां गुल साहब ने ये चीज देखी, उन्होंने कहा ये तो वही जज है जिनको पहले मोहलत दी गई थी। उन्होंने कहा कि आप अपना एफिडेविट दें, अली बुखारी साहब आप अपना एफिडेविट दें जिसके अंदर आप ये जिक्र करें कि रात को 9 बजे रिमांड दिया इन्होंने। उन्होंने कहा जी हम जमा करवा देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम इस मामले को MI2 को भेजते हैं, मेंबर इंस्पेक्शन टीम को मोहसिन अख्तर कियानी साहब गालिबन वही हैं, उनको भेजे। आप देखते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। आज मुमकिन तौर पर ऑर्डर भी आ जाएगा। असल में वो जज साहब को जिन्होंने बिठाया हुआ है वो भी बड़े ताकतवर मुक्तदरा लोग हैं, लेकिन नाज़रीन जितने भी हम बात करेंगे ना तो वो बातें बहुत कम हो जाएगी, टाइम हमारे पास नहीं है इतना। लेकिन जिन 2 बंदों को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बिठाया गया, उसका खास मकसद यही है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हो, वकील हो, सहाफ़ी हो, जो भी हो, जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उनके ऊपर तनकीद करे, हक पर डटे रहे, उनको इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 1 और 2 यानी कि अबुल हसनात जुल्करनैन और ताहिर अब्बास सिपरा के जरिए पुलिस के हाथों, FIA के हाथों जलील ही कराना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद जितना मुश्किल वक्त सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिला, जितना आपको लोअर जुडिशरी के अंदर मिला, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर जो है वो उनको मिला टफ टाइम। लेकिन हैरानकुन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, अमर मुगल साहब के खिलाफ चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के खिलाफ आके इन्होंने वहां पे बातें की, रेफरेंस शायद मेरे ख्याल में जायज की दायर किया, अदम एतमाद का इजहार किया। लेकिन ये 2 जजेस जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला करते हैं, ना इंसाफ कर रहे हैं, ना किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बख्श रहे हैं, ना ही किसी साफी को बख्श रहे हैं। आप ये अंदाजा करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था उसमें जो KP के पुलिस से जो लोग आए थे वो 82 या 86 अरकान को, जिनमें MPA भी शामिल है, उनको 2 MPS थे, 32 पुलिस वाले थे और 34 पुलिस वाले थे और 42 रेस्क्यू डबल 122 के लोग, वो लोग उठाए, उनका जमानतें आज हो गई, जमानतें हो गई, इक्विटल उनका हो गया पहले मुकदमात में। लेकिन फिर भी अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने सिचुएशन। अब मैं हैरान इस चीज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 2 जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? PTI की बात ही ना करे। वो PTI की जो क़यादत है वो हर बंदा अपनी खींचातानी में है, हर बंदा अपनी ओहदों के चक्कर में है। उनको अब मुझे एक बात बताइए, वहां पे जितने भी पेश होते हैं वो कुछ वकला जो ILF के हैं, सरदार मसरूफ है, आमना अली है, अंसर कियानी है, जाहिद डार है, जाहिद बशीर डार है, आसिम बेग है, ये खालिद यूसुफ चौधरी है, ये कुछ वकला के अलावा आपको कहीं नजर आ रहे कोई बड़ा हो? आप एक और दिलचस्प चीज आपको तो इंतजार पंजोता, नियाजुल्लाह नियाजी भी है। इंतजार पंजोता जो कि इमरान खान के तर्जुमान है, वो लापता है, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं पता, जो कि पता भी है नहीं पता। अटॉर्नी जनरल का जुम्मे तक मैं कुछ खबरें दूंगा पता भी है, और उसमें भी उनके केस में भी कोई बंदा नहीं आता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकत है। नाज़रीन ये थी आज की अपडेट्स, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज।